हाँ, पिताजी की पोस्टिंग रही वहीं आज 2.5 साल से बेटी मुजफ्फरनगर में अधिकारी के रूप में कार्य कर रही है। पिताजी भी मुजफ्फरनगर में अधिकारी के रूप में कार्य कर चुके हैं और रिटायर हो चुके हैं। साल 2017 में यूपी पीसीएस का एग्जाम क्लियर कर 2018 बैच की पीसीएस अफसर बनी। आइए हमारे साथ मौजूद हैं और मेरठ की रहने वाली है। मैम, सबसे पहले तो आपका खुद न्यूज में स्वागत है। थैंक यू। थैंक यू। तो कैसे तैयारी करते थे आप अधिकारी बनी साल 2018 में? अ, सभी ऑडियंस को मेरा नमस्कार। मेरा नाम इशिता मित्तल है और मैं मुज़फ्फरनगर में सहायक आयुक्त उद्योग के पद पर तैनात हूँ। ये मेरी फर्स्ट पोस्टिंग है और मेरा चयन यूपी पीसीएस 2018 के एग्ज़ाम के थ्रू हुआ है। तो मैंने अपनी सारी तैयारी सेल्फ स्टडी के बेसिस पर ही करी है। ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था जिसमें मैं फाइनल सेलेक्ट हुई हूँ 2017 में। इसके पहले मैंने एक और अटेम्प्ट दिया था और लास्ट स्टेज पे मैंने अपने कुछ आंसर्स वगैरह इवैल्यूएट करने के लिए कुछ गाइडेंस ली थी। अदरवाइज मैंने सारा जो है सेल्फ स्टडी के बेसिस पे किया है। परिवार का किस तरह का सहयोग रहा तैयारी के दौरान? मेरे पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है मुझे हमेशा। कभी उन्होंने मुझे किसी चीज़ के लिए प्रेशराइज़ नहीं किया है, या तो कोई चाहे वो जॉब फील्ड चूज़ करने की बात हो या फिर फाइनेंशियल कोई प्रेशर हो या मैरिज का प्रेशर हो, तो हमेशा मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव रहे हैं और उसी की वजह से आज मैं इस सक्सेस को पा पाई हूँ। उसके अलावा मेरे जो भैया हैं, उनका भी बहुत सपोर्ट रहा है। उसके अलावा जो फ्रेंड्स हैं लगातार जिन्होंने मुझे मोटिवेटेड रखा, सभी का मेरी लाइफ में बहुत सपोर्ट रहा है। सबसे ज़्यादा तैयारी के दौरान मार्गदर्शन किसका रहा आपको? अ, मार्गदर्शन तो वैसे कई लेवल पे रहा है। जैसे पेरेंट्स का सपोर्ट तो खैर आपको मोटिवेट रखने के लिए होता है कि जिससे मोरल ना डाउन हो, फेलियर्स वगैरह आए तो। बाकी मैंने अपने जो मेरे ब्रदर हैं, जो भी मतलब सेवा की पहले तैयारी कर चुके हैं, तो उनसे मैंने पढ़ाई से रिलेटेड मार्गदर्शन उनसे लिया था। उसके अलावा मैंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में अपने आंसर्स वगैरह इवैल्यूएट कराने के लिए गाइडेंस ली थी और इंटरव्यू के लिए गाइडेंस ली थी। तो वहाँ पे एक सिविल एकेडमी करके इंस्टीट्यूशन है, उसमें एक सर हैं, अभिषेक सर उनका नाम है, तो उन्होंने भी मुझे गाइड किया था। उसके अलावा ऑनलाइन जो टॉपर्स के इंटरव्यूज़ वगैरह मैं देखती थी, या उनके जो भी उनकी गाइडेंस के बुक्स वगैरह वो सजेस्ट करते हैं, वो सब वो पढ़ती थी, तो उससे मैं गाइडेंस लेती ऐसा कोई जिसका आपने कहा मैं टॉपर्स के इंटरव्यू देखती थी, कोई ऐसा टॉपर्स है जिसका इंटरव्यू याद हो और उससे आप कुछ प्रेरित हो आप कुछ मिला हो कि ये सही है? एज सच, मतलब क्योंकि इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम, तो इतना मुझे ऐसे पर्टिकुलर तो कोई याद नहीं है, बट ये है कि हाँ, जो भी जब सिलेक्शन हो जाता है और डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स उन्हें बुलाते हैं, जिसमें वो बेसिकली ये बताते हैं कि हाँ, उनकी लाइफ में भी क्या फेलियर्स रहे या क्या चैलेंजेस रहे, उससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती थी। बिकॉज प्रिपरेशन के ड्यूरिंग ये बहुत नॉर्मल है कि आप डीमोटिवेटेड फील करो, या फिर कहीं कभी ये लगने लगता है कि पता नहीं हम कर पाएंगे या नहीं। तो उस केस में वो चीज़ बहुत हेल्प करती है कि सभी की लाइफ में स्ट्रगल्स आते हैं, तो उस तरीके का इंस्पिरेशन मैंने लिया। मतलब मोर देन की बुक्स और स्ट्रैटेजी, मैं उस चीज़ से इंस्पायर होती थी कि हाँ, फेलियर्स के बाद कैसे आपको आगे बढ़ना है। अच्छा, आपने सेल्फ स्टडी की, सेल्फ जी। स्टडी में लोग यूट्यूब का सोशल मीडिया का यूज करते हैं, तो क्या आप सोशल मीडिया के वीडियो देखते थे, यूट्यूब से तैयारी करते थे या सिर्फ बुक से ही तैयारी करते थे या दोनों से तैयारी करते थे? मेरा वैसे 80% या 90% मैं कहूँगी बुक्स पे फोकस था। जो बेसिक हमारी बुक लिस्ट होती है, मैं उसी को फॉलो करती थी। मैंने सोशल मीडिया बहुत कम यूज़ किया है, और ज़्यादातर कैंडिडेट्स को भी मैं यही राय दूंगी, क्योंकि जनरली हम सोचते हैं कि हम उसके थ्रू पढ़ेंगे, बट वो 1 घंटा कब 2-3 घंटे में बदल जाता है, हमें पता नहीं चलता है। तो मेरा ये था कि मैं मोस्टली बुक्स पे रिलाई करती थी और बहुत लिमिटेड यूज़ रखा है मैंने थ्रू आउट माई प्रिपरेशन सोशल मीडिया का। और किसी भी तरह के सोशल मीडिया ऐप्स जैसे इंस्टाग्राम वगैरह, उन फेसबुक, ये सब चीज़ें मैंने अनइंस्टॉल कर रखी थी। मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया, सो दैट वो डिस्ट्रैक्शन ना हो। तो मेरा ऑनलाइन यूज़ वाज़ वेरी लिमिटेड, बट ये है कि बहुत यूज़फुल है, फिर भी बहुत रिसोर्सेज उस पे भी मिल जाती हैं, लेकिन आपको खुद को डिसिप्लिन्ड होना चाहिए कि आप उसे ओवर यूज़ ना करें, जितना ज़रूरी है उतना यूज़ करें। जो तैयारी करते हैं उनको रहता है कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए। हालाँकि कुछ युवती की या युवा की जो शिक्षा ग्रहण करने की पावर है वो हाई होती है। लेकिन आप कितने घंटे पढ़ते थे और एक मिनिमम कितना घंटे एक पढ़ाई करनी चाहिए, शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए? अम, जैसा कि आपने कहा, बिल्कुल ठीक बात है कि देखिए, सबकी ग्रास्पिंग पावर डिफरेंट होती है। सबका अपना एक तरीका होता है पढ़ने का, और कौन कितने घंटे पढ़ सकता है, वो क्षमता में भी अंतर होता है। तो उसमें हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं होता और ना ही किसी को ब्लाइंडली फॉलो करना चाहिए। सबका अपना ही वो होता है। लेकिन मैं अपना बताऊँ तो देखिए, 8 आवर्स तो मिनिमम रिक्वायर्ड है ही, क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस होता है उसको कवर करना। तो दैट इज़ द बेयर मिनिमम दैट यू शुड गिव। एक दिन में इतना तो देना ही पड़ेगा, लेकिन वो भी स्ट्रेच होगा जब आपके एग्ज़ाम्स वगैरह आ जाएँगे, बिल्कुल सर पे होते हैं, तो
कम मतलब 10 घंटे भी जाती है वो चीज़, ज़्यादा भी जाती है। और कभी किसी दिन आप बहुत मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे हैं या फैटीग है, तो आप बीच में 1 दिन का ब्रेक भी ले सकते हैं, या कम पड़ा तो मतलब वो वेरी करता है। लेकिन फिर से यही कहूँगी कि किसी को ब्लाइंडली फ़ॉलो करके आप ये चीज़ अपने लिए आपको खुद ही मेज़र करनी है कि आपकी मैक्सिमम क्या कैपेसिटी है और आपका कितने घंटे पढ़ के आपका पीक आता है। तो उस चीज़ में यू हैव टू एनालाइज़ योरसेल्फ। कुछ लोग दिन में पढ़ते हैं, कुछ लोग रात में ज़्यादा अच्छा कॉन्संट्रेट करते हैं, कुछ लोग मॉर्निंग में करते हैं। तो तो आपने कहा कुछ लोग रात में करते हैं, कुछ दिन में करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं जो सुबह में पढ़ते हैं वो ज़्यादा ग्रहण किया जाता है। तो आप कैसे सुबह में पढ़ते थे या रात में पढ़ते थे? नहीं, मैं पर्सनली रात में पढ़ती थी क्योंकि मेरा हमेशा मेरे लिए वही वर्क किया है, चाहे वो स्कूल टाइम हो चाहे कॉलेज। मैंने हमेशा मतलब सुबह इतनी अर्ली मैं स्टार्ट नहीं कर पाती हूँ, मैं रात में लेट नाइट तक पढ़ती थी, तो उस हिसाब से मेरा रूटीन रहता था। बट कुछ लोग अर्ली मॉर्निंग 5-6 बजे उठ के पढ़ते हैं, उन्हें लगता है कि उस टाइम वो ज़्यादा अच्छा ग्रास्प कर रहा है। तो अगेन इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जैसा आपके लिए जो सूट करे, वो आप अगर उस चीज़ को फॉलो करेंगे तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा, रादर देन आप किसी को ब्लाइंडली फॉलो करें। आपने सेल्फ स्टडी की, तो कैसे आपने एक शेड्यूल बनाया हुआ था पढ़ाई का, कितने घंटे मुझे पढ़ना है, इतने घंटे पढ़ना है? शेड्यूल मेरा फिर वही था कि देखिए फिर अगेन सेम चीज़ मैं रिपीट कर रही हूँ कि सब लोगों के लिए डिफरेंट चीज़ वर्क करती है। तो मेरे लिए कभी कोई ऐसा शेड्यूल पेपर वाला ऐसा नहीं, वर्क नहीं लगातार किया। लगातार कितनी देर तक पढ़ना चाहिए, फिर कितना गैप उसको ले लेना चाहिए? मतलब अगर आप एक सेशन में बैठे हैं तो एटलीस्ट 2 घंटा, या फिर आपको एक वो निर्धारित करना चाहिए लक्ष्य अपना कि अगर ये टॉपिक है या ये चैप्टर मैंने शुरू किया है तो अब मैं इसे खत्म करके उठूंगी। तो ये नहीं है कि उठ बैठे हैं 5-10 मिनट में फिर आप मोबाइल में लग गए या फिर कोई डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ में आ गया, तो उससे कभी भी चीज़ पूरी नहीं होगी। हमेशा जब बैठो तो एक टारगेट निर्धारित करके बैठिए कि ये चीज़ खत्म करके या इतने घंटे का, और उतनी देर आपका कोई मोबाइल पास में नहीं होना चाहिए, कोई डिस्ट्रैक्शन पास में नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप भले ही 10 मिनट का ब्रेक ले लें, लेकिन हमेशा व्हेन यू सेट फॉर इट, आप एक टारगेट निर्धारित करिए, उसे कंप्लीट करिए, देन नेक्स्ट चीज़ पे जाइए। अगर मैं शिक्षा की बात करूँ, प्रारंभिक शिक्षा से शुरू होकर अंतिम शिक्षा तक आपने कहाँ-कहाँ से शिक्षा ग्रहण की? कौन-कौन से कॉलेज से, कौन-कौन से स्कूल से? एक्चुअली स्कूल्स मैंने बहुत ज़्यादा चेंज किए हैं, क्योंकि मेरे फादर ट्रांसफरेबल जॉब में थे, तो इस वजह से हम लोग मूव करते थे प्लेसेस, तो मैंने 4-5 स्कूल्स चेंज किए हैं। बट 10th मैंने बरेली से पास किया है, 12th मेरठ से पास किया है। उसके अलावा उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन की है, 2015 में मैंने ग्रेजुएशन की है सीएससी बीटेक, और ये मैंने अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद से किया है। उसके बाद मैंने जॉब किया था आईबीएम बैंगलोर में करीब 1.5 साल, एंड देन मैंने वहाँ से रिज़ाइन करके प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो आज आप अधिकारी हैं, कैसा लगता है? ये बहुत अच्छी फीलिंग है, बहुत प्राउड फीलिंग है, क्योंकि लाखों लोग हमारे देश में प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन सबको ये मौका नहीं मिलता कि फाइनली वो सेलेक्ट हो जाएँ और किसी पद पे आ सकें। तो चाहे वो मेरे लिए हो, चाहे मेरे घर वालों के लिए हो, एक प्राउड भी फील होता है और एक जिम्मेदारी की भी बात है कि अब हमें कोई ऐसा मौका मिला है कि हम कुछ कर सकें देश के लिए, और जिस विभाग में भी आप हैं तो उसका जो भी वर्क है, आप उससे किसी ना किसी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को बेनिफिट कर रहे हैं, तो आपको ये मौका मिला है तो उसके लिए ग्रेटफुल भी होना चाहिए, साथ में रिस्पॉन्सिबल भी फील करना चाहिए कि हम कैसे उस चीज़ में और सुधार कर सकते हैं और बेटरमेंट कर सकते हैं। आपने फ्रेंड सर्कल की बात की, उनसे आप मोटिवेट हुई, तो क्या यूपीएससी में या यूपीपीएससी में उनका सिलेक्शन हुआ हुआ है, ऐसे कोई मित्र आपके? जैसा कि मैंने बताया कि मैंने कोचिंग वगैरह जॉइन नहीं की थी, तो मेरा फ्रेंड सर्कल की जो मैं बात कर रही थी वो कोचिंग वाला नहीं था, यानी प्रिपरेशन वाला नहीं था। वो तो मेरे जो पुराने जैसे स्कूल कॉलेज टाइम के या जॉब के टाइम के लोग हैं, जिनसे बात जनरली आप बात करते हैं, आपको मोटिवेट रखते हैं लोग, आपको ये बताते हैं कि आपकी कैपेबिलिटीज क्या हैं, जब आप थोड़ा डाउन फील करते हैं, तो उस तरीके का सपोर्ट रहा है मुझे। ऐसे साथ के कोई मित्र हैं जिनका यूपीएससी या यूपीपीसीएस में सिलेक्शन हुआ हो? नहीं। आप अकेले हो। तो आप मुजफ्फरनगर में 2.5 साल से पोस्टेड है, तो कैसा लगता है कि क्या-क्या काम करने को, क्या-क्या नई चीज़ें सीखने को मुजफ्फरनगर में आपको मिली? अ, काम करने से काफ़ी चीज़ों का पता चलता है। एक तो जब हम बुक में कुछ भी चीज़ पढ़ते हैं वो बहुत थ्योरेटिकल होती है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती है। तो जब आप एक्चुअल फील्ड में उतरते हैं तो काफ़ी चीज़ों का पता चलता है, प्रैक्टिकली लोगों की क्या समस्याएँ हैं, या फिर जो जितना हम लोग जैसे बुक्स में हम लोग थ्योरी में भी योजनाओं का नाम पढ़ते थे, उनके फीचर्स याद करते थे एग्ज़ाम में आंसर लिखने के लिए, लेकिन आज हम उसे अप्लाई करते हैं। तो पता चलता है कि एप्लीकेशन स्तर पे किस तरीके से काम कर रही हैं योजनाएँ, क्या-क्या उसमें चैलेंजेज़ आते हैं, या जो समाज का गरीब वर्ग है उनकी क्या समस्याएँ हैं। तो उससे एक मोटिवेशन भी मिलता है कि हम कुछ और बेटर कर पाएँ, इनकी ज़िंदगी का कुछ सुधार कर पाएँ। जो युवा-युवती हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे आप? मैं यही टिप्स देना चाहूँगी कि एक तो आप अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए पहले, थोड़ा अर्ली स्टार्ट मुझे लगता है इसमें बहुत हेल्प करता है।
क्योंकि एग्ज़ाम का सिलेबस बहुत वास्ट है, इसकी प्रक्रिया बहुत, 1 साल की तो अपने आप की प्रक्रिया ही है, 3 चरणों का एग्ज़ाम होता है। तो जितना आप अर्ली अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेंगे और जितना अर्ली स्टार्ट कर देंगे, उतना बेनिफिशियल रहता है, ये मुझे हमेशा लगता है। अगर आपको स्कूल से ही इंक्लिनेशन है या कॉलेज से इंक्लिनेशन है सर्विस में आने की टुवर्ड्स, तो तभी से थोड़ा इस बारे में रिसर्च करना स्टार्ट कर दीजिए, थोड़ा बेसिक बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और एज़ सून एज़ यू ग्रेजुएट आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, जिससे कि लाइफ के अर्ली इयर्स में ही आपको आपको अटेम्प्ट्स देने का मौका मिले और आपको पता भी चल जाए आपकी कैपेबिलिटीज़। अगर आपको, और अगर एक पर्टिकुलर एज आप अपने लिए निर्धारित कर देते हैं कि मान लीजिए 26 साल तक मैं एग्जाम दूंगा, या कुछ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स निर्धारित कर दीजिए, उसके बाद भी यदि आपको सफलता नहीं मिलती है किसी कारण से, तो उसमें ये सोच के मतलब डिमोटिवेट ना होके मेरी राय ये रहती है कि आप और भी ऑप्शंस बहुत सारे हैं, उन्हें भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर है, अब्रॉड के इतने सारे ऑप्शंस हैं, आजकल तो बहुत ऑप्शंस खुले हुए हैं। तो डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए कभी भी लाइफ में किसी एक चीज़ को लेके। इट इज़ जस्ट एन एग्जाम, उसको एग्जाम की तरह ट्रीट करिए। अगर आप उसमें सक्सेस पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पाते हैं तो लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ कभी ख़त्म नहीं होती हैं। तो यही मेरी राय है और सबको ऑल द बेस्ट जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, हमने इनसे बातचीत की। मुजफ्फरनगर जिला उद्योग प्रोत्साहन केंद्र में ये पोस्टेड है असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर। हमने इनसे बातचीत की। साल 2018 में यूपीपीसीएस अफसर हैं। 2017 में इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाया था। लेकिन अब साल 2018 बैच की यूपीपीसीएस अफसर बनकर अब मुजफ्फरनगर में 2.5 साल से सेवा दे रही है। इन्होंने जो युवा युवतियां तैयारी कर रहे हैं यूपीपीसीएस की, उनको टिप्स भी दी है। देखते रहिए खोज न्यूज और मैं आपके साथ हूँ फिर।